करें क्यों? शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम वीवर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह। इनसे हम बात करेंगे अफनान कार हादसे से मुतल्लिक और इसके अलावा जो मुजफ्फरगढ़ में एक वाकया रूनुमा हुआ जिसमें मुलजिम बिलाल ने जो है एक बच्ची का गोश्त बनाकर जो है दरबार के ऊपर खिला दी। इन दोनों केसेस में इस वक्त क्या प्रोग्रेस है और बेसिक जो वजह है वो भी पूछेंगे कि डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि अफनान कार हादसे का जो मामला है अभी तक लटका हुआ और पुलिस की जानिब से क्या कोताही की जा रही है, प्रोसिक्यूशन क्या आगे करेगा, चलान कब तक जो है मुरतब होकर पहुंच जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई साहब शाह ये बताइएगा कि इस वक्त जो अफनान कार हादसा यानी डिफेंस कार हादसे का जो मामला है वो कहां तक पहुंचा और प्रोसिक्यूशन के पास कब वो मामला टेकअप होकर आएगा? देखिए, बेसिक इशू ये है कि वो एक बहुत ही संगीन नौयत का मामला है जिसमें 6 लोगों की जान जो है वो ज़ाया हुई है और उसको सीएम साहब ने भी टेकअप किया है। और उसके अलावा हमारे बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस बात पे कंसर्न है कि इस किस्म के वाक़यात के जो वनाइल आपके ड्राइवर्स हैं, आपने देखा है कि पूरे पंजाब में कैंपेन चली है और अब आपको जो वनाइल बच्चे मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाते हुए नज़र नहीं आ रहे। एक तो वो अपनी जान खतरे में डालते हैं और दूसरा वो सड़क पे चलने वाले दूसरे लोगों के लिए वबाले जान बन चुके थे, तो उस पर टेकअप किया गया है। और अब जो डिले का आपका सवाल है वो ये है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आने के बाद ये जिम्मेदारी हो चुकी है पुलिस की कि अगर कोई बच्चा क्लेम करे एज ए एक्यूज्ड के वो जुवेनाइल है तो पहले ये सारी की सारी स्क्रूटनी जो थी ट्रायल स्टेज पे ट्रायल कोर्ट करती थी। अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2018 आने के बाद उसके अंदर ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो वेरी फर्स्ट सीक्वेंस के अंदर जब एक एक्यूज ये क्लेम करे कि वो जुवेनाइल है तो उन्होंने उसका जुवेनाइलिटी के हवाले से उनके ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाने हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ नहीं है तो उसकी वेरिफिकेशन करवानी है। तो वो प्रोसेस जो है वो अंडर सीक्वेंस इस वक्त चल रहा है और वो क्योंकि जब तक वो उनके टेस्ट नहीं पूरे होते, अब जैसे आपको पता है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है हमारा मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, क्रिमिनोलॉजी को हम लेके आए हैं और एडवांसमेंट हुई है, तो उस वजह से जो है अब इस किस्म के टेस्ट जो है और क्योंकि आपको पता है कि 9 मई की वजह से हमारी जो PFS है उस पर आगे बहुत ज़्यादा बर्डन हो चुका है लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन के हवाले से, जो पोलोग्राफिक टेस्ट्स हैं और जो उसके अलावा ऑडियो के टेस्ट थे वो हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, हम FIA से करवा रहे। तो इस तरह वो बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से थोड़ा सा ये डिले हुआ है। लेकिन अब क्योंकि मैं खुद इसको एज ए टेकअप एज ए प्रोसिक्यूटर जनरल कर चुका हूँ, हम इसको देख रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द अज जल्द इसका कलेक्शन ऑफ एविडेंस हो और इसका चलान मुतलका जो अदालत है वहाँ चला जाए और वहाँ पे फिर प्रॉपर वे में इसकी प्रोसिक्यूशन हो। अच्छा शादी, एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अब अगर जुवेनाइल में ये फॉल कर जाता है तो 302 किस तरह अट्रैक्ट होती है, क्योंकि एविडेंस के हिसाब से पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। देखिए, इशू मेन ये है कि 302 की अट्रैक्शन तो इस तरह आप नहीं दे सकते कि वो बच्चे पे जुवेनाइल पर अट्रैक्ट करती है, वो जुवेनाइल पर अट्रैक्ट नहीं करती। मेन इशू इज दैट कि अगर वो जुवेनाइल होगा तो उसको डेथ सेंटेंस नहीं होगा, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको हो सकती है। वो एक मतलब क्वांटम ऑफ सेंटेंस जो है वो डिफर कर सकती है। लेकिन अगर आप कहें कि उसमें 302 ही नहीं लगती कि जुवेनाइल है, ऐसी बात नहीं है, ना लॉ के अंदर इस तरह से मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है। अब इशू इज दैट कि उसका क्लेम ये है कि वो जुवेनाइल है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास उसके टेस्ट होने के बाद उसके ओसिफिकेशन टेस्ट है, उसके सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी है, नादरा से वेरीफाई होने हैं। अगर वो जुवेनाइल निकलता है तो फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसके सर्टेन प्रिविलेजेस हैं जो वो क्लेम भी करेगा और उसको वो मिलेंगे भी, वो क्वांटम ऑफ सेंटेंस में भी हो सकता है और उसके अलावा भी बेल के हवाले से भी जो है वो एक डिफरेंट स्कीम जो है वो एक्ट प्रोवाइड करता है। तो जो उसके राइट्स हैं, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 10A जो है वो एक फंडामेंटल राइट है कि एक आदमी को फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी, और जो ट्रायल के हवाले से उसके पास उसको अवेलेबल प्रीमियम्स है, जो उसको प्रिविलेजेस हैं वो उसको मिलने ही मिलने। अच्छा जी, अगर इस तमाम वाक़े के अंदर पुलिस ये एविडेंस कलेक्ट ना कर पाएगी जिससे मुद्दई का इल्ज़ाम है कि लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद 302 जो लगाई गई ना किया गया, तो फिर लोगों का एक सवाल ये भी जहन में आता है कि फिर मुद्दई के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, बात सिर्फ ये है कि मुद्दई जब सर्टन अपने फैक्ट्स बताता है पुलिस को तो पुलिस उसके मुताबिक एक FIR का इंदराज करती है। अब क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट टाइम के अंदर जब जो उसने फैक्ट्स दिए थे उसके बाद कलेक्शन ऑफ एविडेंस की गई है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस के ज़ुमरे में सामने है। आपको पता है कि अब यहाँ पे लाहौर इज़ अ सेफ सिटी है, सेफ सिटी अथॉरिटीज़ एक्ट के तहत कैमराज लगे हुए, उसकी फुटेजेस ली गई हैं, सेक्शन 14 के तहत वो पर्सी एडमिसिबल है, तो वो एडमिसिबिलिटी पे वो भी कलेक्ट करके साथ लगाएगी। तो हमने जब स्क्रूटनी ऑफ चलान करना है तो दैट इज़ द स्टेज कि जब ये देखा जाएगा कि 302 अगर लगी है तो उससे रेलिवेंट लॉ
के मुताबिक जो है ऐसा मटेरियल है जो 302 के को हम जो है चलान पास कर दें। अगर नहीं होगा तो वो 302 हम उसमें से डिलीट कर देंगे। लेकिन इस वक्त सरे 10 जो एविडेंसेस आई हैं उसके मुताबिक ये 302 का मैटर है, कपल्ड विद 780 जो कि इसके अंदर लगी है। और उसके बाद फिर सब्सिक्वेंट स्टेज ये है कि जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की स्टेज आएगी तो उस वक्त मौजूदा अदालत ये देखेगी कि इधर वे ये ऑफेंस बनता है तो वो लगा देगी, अगर नहीं भी लगा। और अगर कोई ऐसा एग्जैजरेटेड कोई ऐसी बात है कि मटेरियल नहीं था लेकिन ऑफेंस लग गया तो कोर्ट कैन डिलीट, वो आप चार्ज फ्रेम करते हुए नहीं करेंगे उसको। अच्छा, बात करेंगे अब आपसे लिया वाले मामले की, उस पर आपने नोटिस भी लिया है, वो क्या आपके पास उसकी तमाम तफसीलात आई हैं, वो कुछ शेयर करें। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वो एक बहुत ही इंसानियत सोच किस्म का वाक़या है और उसको टेकअप करने की वजह ये था कि एक तो हम ये तासुर देना चाहता हूँ मैं कि पंजाब प्रोसिक्यूशन के तहत अगर मैं प्रोसिक्यूटर जनरल का अपना चार्ज एज्यूम किया तो मेरे लिए लाहौर और लिया के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। और मैं नहीं समझता कि वो अगर एक बैकवर्ड इलाका है तो हम वहाँ पे प्रोसिक्यूशन को जो है ओवरलुक कर दें। तो मैंने उसको टेकअप भी किया है, हम पूरे तरीके से उसको देख रहे हैं, मैं खुद भी जा रहा हूँ वहाँ पे। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। वाक़या जो है वो बहुत इंसानी सोच है कि पहले बच्चों को अगवा किया गया, एक बच्चे को जो है वो स्ट्रैंगुलेशन से उसको मर्डर किया, उसके बाद दूसरा जो बच्चा है उसको ना सिर्फ ज़िबा किया गया और ज़िबा करने के बाद उसका गोश्त बना के और उसको उसने पकवा के और किसी दरबार पे जो है वो उसने खिला दिया। लेकिन ये सारी की सारी बातें, क्योंकि अभी आपको पता है कि 5 दिन का रिमांड हुआ था, अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इन प्रोसेस है, चीज़ें जो अभी आ रही हैं, कलेक्शन ऑफ एविडेंस की जा रही है और मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला इसको एक टेस्ट केस के तौर पे ले रहे हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एक बेटर सोसाइटी के लिए आपको फेयर प्रोसिक्यूशन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक बेटर सोसाइटी नहीं हो सकती। और इस किस्म के केसेस में अगर हम इसको पूरे तरीके से कलेक्शन ऑफ एविडेंस नहीं करेंगे, अब मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी को हम नहीं लेंगे तो फिर कल को इस किस्म के जब मुलजमान बरी होते हैं तो माशरे के ऊपर एक बड़ा गलत इम्पैक्ट जाता है और जुडिशरी के हवाले से, प्रोसिक्यूशन के हवाले से, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है। तो क्योंकि मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ तो मैं पूरे तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोसिक्यूशन के पार्ट को इतने ऐसा तरीके से किया जाए कि कम से कम प्रोसिक्यूशन उस सवालिया निशान से बाहर निकले। बहुत शुक्रिया। फराद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है और उनका ये कहना है कि मैंने भरपूर तरीके से जो तमाम चीज़ों को टेकअप कर लिया। मुजफ्फरगढ़ वाक़े का उन्होंने नोटिस ले लिया, इसके अलावा अफनान वाले वाक़े के अंदर भी कोशिश उनकी ये की जा, कहने का मकसद यही है कि कोशिश ये है कि उस जो ट्रायल है उसको भी जो है बिल्कुल फेयर रखा जाए ताकि अफनान को अगर कहीं कोई रिलीफ मिल सकता है तो वो उसको मिले और अगर मुद्दइयों को मिलना है तो मुद्दइयों को भी मिले। अल्लाह ने के बाद।